वेलकम एवरीवन। अब तक हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस प्रकार भारत में पहली बार विदेशी आक्रमण देखने को मिला। सबसे पहले भारत में किसने आक्रमण किया हमने यह भी देखा, और सबसे सफल आक्रमण दूसरी बार जो किया गया वो किस प्रकार हुआ और कितने सालों तक उसने हमारे भारत पे राज्य किया और शासन लगाया, ये भी हमने देखा। अब इसके सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि भारत में पहली बार जो शासन हुए थे वो ईरानियों ने किया। अब हम बात करेंगे यूनानियों के बारे में। जो पहला पार्ट का वीडियो है आप आई बटन पे प्रेस करके देख सकते हैं। इससे आपको पिछले पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, इससे आपको डिटेल्स जानकारी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग की। तो दूसरे भाग में हम आज ये देखेंगे कि जब ईरानी का शासन चल रहा था और डेरियस का बेटा जर्जिस भारत पर रूल कर रहा था, शासन कर रहा था, उस वक्त इतिहास में जिन हम हेरोडोटस के नाम से जानते हैं, जो कि इतिहास के पिता हम उन्हें कहते हैं, और कुछ और यूनानी और ईरानी जो लेखक हुए, उन्होंने अपनी पुस्तक और अपनी रचना में ऐसा दिखाया कि भारत एक गौरवशाली देश है। वहाँ पे उपज और जो संपदा बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। यही कारण है कि लगभग 200 सालों तक ईरानियों का भारत से जो व्यापार था और वाणिज्य है वो देखने को मिला है। इसी के कारण जो सिकंदर था, जिसे हम अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं, उसने भारत पे आक्रमण किया। इतिहास में सिर्फ 3 ही ऐसे शख्स हुए, 3 ही ऐसी शख्सियत हुई जिनके नाम के आगे हम द ग्रेट लगाते हैं। पहला हुआ अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर द ग्रेट के महान सिकंदर के नाम से जानते हैं। फिर दूसरे हुए अशोका द ग्रेट और तीसरे हुए अकबर द ग्रेट। तो हम आज पहले द ग्रेट, जिन्हें सिकंदर द ग्रेट और अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत हुई थी मकदोनिया, जो एक प्रदेश है वहाँ से, यूनान में एक मकदोनिया प्रदेश है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। वहाँ पे मकदोनिया के जो राजा थे उनका नाम था फिलिप। क्या हुआ कि 329 बीसी में जो मकदोनिया के जो राजा थे फिलिप, उनकी हत्या हो गई, और उस वक्त उनका एक बेटा था जिसका नाम था सिकंदर। जब इनकी हत्या हुई 329 बीसी में, उस वक्त सिकंदर की आयु महज 20 वर्ष की थी। 20 वर्ष की आयु में ही सिकंदर मकदोनिया का शासक बना, और उस वक्त उसके जो गुरु हुए अरस्तु सिकंदर के गुरु के तौर पे नियुक्त हुए। अरस्तु से ही सिकंदर ने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी। बचपन से ही सिकंदर काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहा था। वो हमेशा देश और प्रदेश को जीतने की बातें करता था। इसकी शुरुआत कब हुई कि जब बहुत से कम समय में भारत में आक्रमण करने से पहले ही उसने तुर्की देश और ईरान को जीत लिया था। तुर्की को हम एशिया माइनर के नाम से भी जानते हैं, और चूंकि उस वक्त ईरान में जो जर्जिस का जो वंश था वो वहाँ पे राजन कर रहा था, वहाँ पे राज कर रहा था। तो सिकंदर ने पहले ईरान को जीता, वहाँ पे उनकी कमर तोड़ी ईरानियों की, फिर उसके बाद उसने भारत में आक्रमण किया। तो हमने ये देखा कि इसके गुरु जो थे वो अरस्तु थे। फिर 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया और उसने काबुल घाटी और पश्चिमोत्तर पहाड़ी के क्षेत्र को जीता। इससे जीतने से पहले सिकंदर ने क्या किया, ईरान को जीता, और ईरान को होते हुए सिकंदर भारत में घुसता है। और भारत में घुसते ही सबसे पहले उसने काबुल घाटी जीता, और फिर उसने पश्चिमोत्तर की पहाड़ी के क्षेत्र को जीता, और फिर वह हिंदू कुश पर्वत को होते हुए पार करके भारत में वो आता है। आने के बाद जब वो पंजाब और सिंध के क्षेत्र में पहुंचा तो वहाँ पे उसका पहला सामना तक्षशिला के राजकुमार आम्बी से हुआ। वहाँ पे जो तक्षशिला के राजकुमार आम्बी थे और अभिसार थे, इन दोनों राजकुमारों ने चंद जो सिकंदर था इसके सामने झुकने को स्वीकार कर लिया। इन्होंने लड़ाई करना मुनासिब नहीं समझा, और साथ ही साथ ये वहाँ पे इन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने ये वचन भी दिया सिकंदर को सिकंदर के जो विश्व विजय का जो उसने शुरुआत की हुई है
एक तरह से बोलते हैं कि जो उसने एक मिशन शुरुआत किया है वो उसमें उसका साथ देंगे। फिर इनके तक्षशिला के राजकुमारों के आत्मसमर्पण करने के बाद जो सिकंदर था उसका सामना हुआ पंजाब के शासक पोरुस के नाम से जानते हैं, या कहीं कहीं हम उन्हें पुरु के नाम से भी जानते हैं। यह जो पंजाब का जो क्षेत्र था वो चेनाब और झेलम नदी के बीच में पड़ता था। पर जो पुरुष थे, जिन्हें पोरुस के नाम से भी जानते हैं, पोरुस ने इस सिकंदर के सामने झुकने से मना कर दिया। इन्होंने ये कहा कि मैं किसी भी विदेशी शख्स या शख्सियत के सामने झुकना पसंद नहीं करूँगा, और इन्होंने वहाँ पे सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे इन्होंने लड़ाई लड़ी, जिस लड़ाई को इतिहास ने झेलम का युद्ध के नाम से जाना गया। और जो यूनानी जो कुछ लेखक हुए उन्होंने इस युद्ध को यूनान में हाइड्रोस्पीज के नाम से जिक्र किया है। तो सवाल ये भी पूछते हैं कि झेलम का युद्ध या हाइड्रोस्पीज का युद्ध, ये दोनों किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये दोनों जो युद्ध है वो 326 बीसी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 326 बीसी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? तो पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। इसमें भले सिकंदर को विजय प्राप्त हो गई थी, इस लड़ाई में सिकंदर विजयी रहा था, पर जो पुरु थे उन्होंने सिकंदर को काफ़ी अच्छी खासी और मतलब टक्कर दी थी। उसमें उनके पराजय होने के बाद उनकी वीरता को देखते हुए, पुरु की वीरता को देखते हुए सिकंदर ने जो जीता हुआ राज्य था उन्हें वापस लौटा दिया। और इन दोनों में एक बोलते हैं एक तरह से संधि और एक तरह से मानवता के आधार पे एक मित्रता सी हो गई थी। फिर ये लड़ाई लड़ने के बाद झेलम नदी के पास जो लड़ाई हुई थी सिकंदर और पुरु के बीच में, इसके बाद क्या हुआ कि सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पास पहुंचे। ब्यास नदी के पास क्या हुआ कि सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। सिकंदर का मकसद, चूंकि वह पश्चिम उत्तर के भाग को जीत चुका था, इसलिए वो बिहार के जो मगध प्रदेश पड़ता था, मतलब कि जो पूर्वी हिस्सा था, वहाँ पे वो अब राज करना चाहता था। क्योंकि उस वक्त क्या था कि मगध में नंद वंश का शासन चल रहा था, और उस वक्त नंद वंश के शासक धनानंद काफ़ी शक्तिशाली राजा के तौर पर जाने जाते थे। उनके पास लगभग उस वक्त की इस पूरे विश्व में बोलते हैं कि सबसे बड़ी सेना थी। उनके पास लगभग 2 लाख जो पैदल सेनानी थे वह देखने को मिलते हैं। भारत के पहले वैसे शासक हैं जिनके पास उन्होंने अपने सेना में हाथियों को भी सम्मिलित किया हुआ था। चूँकि जब भारत के शुरुआती दौर में ही सिकंदर की जो सेना थी पुरु से लड़ने के बाद, एक बोलते हैं कि भारत के वीरों की पहचान उन्हें शुरुआती दौर में देखने को मिली। वहाँ पे इन्हें लगा, सिकंदर की सेना को लगा कि जब शुरुआत में ही हमें ये हाल हो गई, हमें इतना कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो आगे तो पूरा भारत जीतना बाकी है, हमें आगे क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। और इतिहास में बताया भी गया था कि जो धनानंद है उसके पास इस संसार की काफ़ी शक्तिशाली सेना उसके पास मौजूद है। तो ब्यास नदी पे पहुंचने के बाद जो सिकंदर की सेना थी, इन लोगों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो कारण क्या हुआ? यहाँ से सिकंदर का जो पूर्वी भारत को जीतने का जो सपना था वो अधूरा रह गया। इतिहास में इसे ऐसे भी कहा गया, सिकंदर जो कि अपने कभी दुश्मनों से कभी नहीं हारा, वो अपने ही इंसानों, अपने ही सेना से वो हार गया। मतलब क्या हुआ कि सिकंदर ने अब तक कोई भी लड़ाई नहीं हारी थी, पर खुद उसकी सेना ने उसे हरा दिया। ऐसे से उसको समझते हैं। कारण क्या था उसके सिकंदर के जो सेना थे उनको आगे नहीं बढ़ने का? चूँकि सिकंदर जब से गद्दी पर बैठा था तब से वो लगातार पिछले 10 सालों में सिर्फ लड़ाइयाँ लड़े जा रहा था। उसने कई सारे क्षेत्र जीते थे और उसकी सेना भी उसका भरपूर साथ दे रही थी। इस तरह से क्या हुआ कि 10 साल की लगातार लड़ाइयाँ लड़ने के बाद उसकी जो सेना थी उन्हें तरह तरह की बीमारियां भी हो चुकी थीं, और भारत की जो जलवायु थी वो एक तरह से गर्म जलवायु मानी जाती है। तो उनकी सेना को, जो सिकंदर की जो सेना थी, उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें क्या था कि भारत की गर्म जलवायु भी थी, उन्हें तरह तरह की बीमारियां भी हो चुके थे, कई सारी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद वो थक भी चुके थे। और ये भी कहा जाता है कि चूँकि वो अपने घर परिवार जो उनका यूनान में था, मकदूनिया में था, वहाँ से
घर परिवार से दूर रहने के बाद वो उन्हें अपने परिवार और घर की याद भी आने लगी थी। तो इन सब परिस्थितियों और इन सब कारणों की वजह से जो सिकंदर की जो सेना थी उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, सिकंदर उसके बाद लगभग 19 महीनों तक भारत में रहा। और चूंकि सिकंदर काफ़ी लंबे समय से लड़ाइयाँ लड़े जा रहा था, इसलिए उसको अपने राज्य व्यवस्था जो जो क्षेत्र उसने जीते थे उसको सुव्यवस्थित तरीके से संभालने और एक शासक नियुक्त करने के लिए वक्त नहीं मिल रहा था। तो जो ये 19 महीने सिकंदर जो भारत में रहा, उस समय उसने क्या किया, भारत के ये अलग अलग जो क्षेत्र हुए, जो अलग अलग जो प्रांत जो उसने जीते थे, जो भी छोटे छोटे प्रांत उसने जीते थे, उन सब में क्या किया, उसने एक राजा और एक सेनापति को इसने नियुक्त कर दिया। फिर लगभग क्या हुआ, सिकंदर कितने माह तक रहा, 19 माह तक वह भारत में रहा और सितंबर 325 बीसी में वह वापस भारत से यूनान की तरफ लौटने लगा। वह 323 बीसी में वह बेबीलोन पहुंचा। बेबीलोन में ही सिकंदर की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा सामर्थ्य शासक नहीं रहा जो कि यूनान को संभाल सके। कारण क्या हुआ कि जो साम्राज्य था उसके मरने के बाद भारत में भी 3 हिस्सों में बांट दिया गया और जो उसका यूनान का क्षेत्र था उसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया। उसके राज्य को, जो राज्य उसका 3 हिस्सों में बटा यूनान में, उसमें पहला जो राज्य बना उसको मकदूनिया का नाम दिया गया, दूसरे का नाम दिया गया बेबीलोनिया और तीसरे का नाम दिया गया मिस्र, जिसे इजिप्ट भी हम कहते हैं। और भारत जब सिकंदर जा रहा था, जब सिकंदर भारत छोड़ के जब जा रहा था, तो वह सिर्फ जल के माध्यम से नहीं बल्कि जल और थल, मतलब कहने का है कि वो ज़मीनी माध्यम से भी गया कुछ सेना लेकर के और कुछ सेना वो जल के माध्यम से भी गया। और जब वह भारत छोड़कर जा रहा था तो जाने से पहले उसने सेलुकस निकेटर को यहाँ के राजा बना करके गया था वो। तो हम आगे देखेंगे इसके बारे में। पर जब वो जा रहा था तो वो 4 अलग अलग जल और पानी जिसे हम कहते हैं और ज़मीनी मार्ग से गया, 4 अलग अलग मार्गों से गया। जो जल का जो गया, जल का बोलते हैं कि निर्याकस, एक नाम इतिहास में हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है निर्याकस। निर्याकस को सेनापति बना करके और उसके नेतृत्व में जल के मार्ग की सेना ने प्रस्थान किया यूनान की तरफ, और बाकी जो अलग अलग मार्ग थे उसमें सिकंदर ने खुद नेतृत्व करके और सेना को यूनान ले गया, जहाँ पे 323 बीसी में उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा ये भी कहा गया सिकंदर जो था वो महासागर के जो भौतिकी महासागर जिसे कहते हैं, जिसे बोलते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडियन ओशन, यो द ज्योग्राफी ऑफ ओशन जिसे कहते हैं, महासागर के रहस्यमयी जो भौतिकी थी उसके बारे में वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। तो ऐसा क्या हुआ, जब वह सिंधु नदी के पास पहुंचा था तो वहाँ पे देखने के बाद उसके मन में एक उत्साह, एक उत्सुकता जाग पड़ी कि वो इन रहस्यों को जानना चाहता था कि इस जो समंदर है, जो महासागर है, इसके बंदरगाह कहाँ कहाँ पे हैं, इसकी जो गहराई हो कितनी लंबी, मतलब कितनी गहरी है, इसकी आखिर जो सीमा है वो किस प्रकार से है। तो इसलिए क्या किया कि जो सिकंदर था उसने निर्याकस, जो सिर्फ उसका एक सेनापति ही नहीं था बल्कि उसका एक दोस्त भी था, तो निर्याकस को इसने एक अलग से एक टीम और एक सेना दी पता लगाने के लिए कि इस भारत में बंदरगाह कौन कौन से हैं और ये जो महासागर हैं इनमें क्या क्या रहस्य छिपे हुए हैं। तो हालांकि जानकारी क्या क्या मिली हैं इसके बारे में हमें ज़्यादा इतिहास में पता नहीं है, पर जो भी घटनाएं हुई हैं उस वक्त सिकंदर के साथ साथ कुछ जो बोलते हैं लेखक और उसके कुछ राइटर्स जिसे कहते हैं वो भी आए हुए थे। निर्याकस इन सब के साथ साथ एक राइटर और एक लेखक भी था। तो इन लोगों ने क्या किया, जितने भी लेखक सिकंदर के साथ आए हुए थे इन सब ने कुछ ना कुछ रिटन और कुछ ना कुछ लिखित में वर्णन किया है। तो इतिहास में ऐसा माना जाता है कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण करना पहला वास्तविक एक तारीख मिलती है जिसके बाद से इतिहास की परिकल्पना या इतिहास के बारे में हमें जानने को मिलती है कि जो घटनाएं इसके बाद हुई हैं उनकी क्या प्रूफ हैं, क्या सबूत हैं। तो ये सब सिकंदर के जो लिखे हुए जो लेखक थे जो उसके साथ आए हुए थे
जो लिखित में इन्होंने चीज़ें लिखी हैं, इसके आधार पे हमें इतिहास के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती हैं। और साथ ही साथ जब मैं ईरानी के बारे में बता रहा था, ईरानी आक्रमण के बारे में, तो मैंने बताया था उनके आक्रमण के बाद भारत पे कुछ प्रभाव पड़े थे। वैसे ही यूनानी आक्रमण, सिकंदर के आक्रमण के बाद भी भारत पे कुछ प्रभाव देखने को मिले हैं। तो आइए उनको देखते हैं। पहला प्रभाव क्या देखने को मिला, चूंकि सिकंदर जब वापस जा रहा था तो जमीन और समुद्र के 4 अलग अलग नए मार्ग से गया, जिससे क्या हुआ कि 4 नए मार्गों के बारे में पता चला। और ये 4 नए मार्गों को व्यापार और वाणिज्य के लिए, जो बिजनेसमैन या मर्चेंट और क्राफ्टमैन होते हैं, इनके लिए इस्तेमाल किया गया। और यूनान और भारत में एक बोलते हैं व्यापार का संबंध स्थापित हुआ। दूसरा क्या हुआ, सिकंदर का जो आक्रमण है वह इतिहास का पहला भरोसेमंद तारीख के तौर पे जाना जाता है। और इसके बाद से जो घटनाएं घटी उनके बारे में एक क्रम, एक ऑर्डर हमें जानने को मिलता है कि इसके बाद कौन कौन से राजा हुए और उनकी क्या विशेषता थी और उन्होंने कौन कौन से वंश और कौन कौन से साम्राज्य की स्थापना करी थी। फिर जब सिकंदर ने क्या किया कि जब पोरस से जब लड़ाई हुई थी झेलम के पास और पंजाब के जो शासक को उसने हराया, तो उसने अपने एक घोड़े जिसका नाम था बुकेफाल, उसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। तो उसने उस घोड़े के नाम पे बुकेफाल नगर की स्थापना करी थी और उससे टोटल कहा जाता है कुल मिलाकर 3 नगरों की स्थापना करी थी। एक का नाम है निकैया, एक का नाम है बुकेफाल और एक का नाम है जिसका नाम बोलते हैं सिंध घाटी के पास, उसने सिकंदरा नदी के स्थापना, वहाँ पे सिकंदरा शहर की स्थापना उसने करी थी। साथ ही साथ जो इतिहासकारों ने ये भी बताया कि सिकंदर के काल में गांधार कला का जो विकास हुआ ये हमें देखने को मिलता है। गांधार कला की अगर बात करें तो बौद्ध काल में जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे और जब बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था महायान और हीनयान में, उस वक्त जो कुछ लोग थे जो उन्होंने भगवान बुद्ध को उन्होंने माना कि नहीं ये भगवान के अवतार हैं महात्मा बुद्ध को, तो उन्होंने कुछ मूर्तियां बनाई विश्व के अलग अलग और भारत के अलग अलग हिस्सों में। उन मूर्तियों का निर्माण जो है वो इसी गांधार कला पे रह करके किया गया है। तो ये गांधार कला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस गांधार कला जो है इसका जो विकास है ये इसके सिकंदर के आक्रमण के बाद से भारत में देखने को यहाँ पे मिलता है। साथ ही एक और चीज़ें हुई, चूँकि भारत में टोटल अगर बात करें तो ईरानी और यूनानी दोनों का विदेशी थे, इन दोनों का आक्रमण भारत में देखने को मिला। इससे हुआ क्या, चूँकि भारत के जो दक्षिणी हिस्सा था वो पानी से, जो दक्षिणी हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ था, इसलिए कोई भी शासक वहाँ से भारत में प्रवेश नहीं कर सकता था। और जो हमारा पूर्व और उत्तर का हिस्सा था वो पहाड़ों से घिरा हुआ था, इसलिए वहाँ पे भी किसी शासक के पास इतनी बड़ी और विशाल सेना नहीं थी कि वो वहाँ से ही पहाड़ चढ़ के आक्रमण करे। तो जो सबसे कमज़ोर हिस्सा था भारत का, जिसे हम कहते थे पश्चिमोत्तर हिस्सा, उस पर मजबूती करने के लिए मगध के जो अगले जो शासक हुए मौर्य वंश की, इसके बाद जो स्थापना हुई, जो चंद्रगुप्त मौर्य हुए या बिंदुसार हुए, इन लोगों ने क्या किया कि उस वक्त एक सबसे मजबूत प्रांत उस पंजाब और सिंध क्षेत्र को बनाने की पूरी कोशिश की, ताकि भारत में आगे कोई भी विदेशी आक्रमण देखने को ना मिले। और उस वक्त जब इनके आक्रमण के बाद जब अगला वंश हम पढ़ेंगे, मौर्य वंश के बारे में जानेंगे, तो किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को और विकसित किया और किस तरह से उनके जो बेटे हुए और फिर उनके भी बेटे हुए जो अशोका द ग्रेट के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, उन्हें बारे में हम पूरे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ जो हमारा आज का जो टॉपिक था वो विदेशियों का आक्रमण, इतिहास में जो हमने देखने को, जो प्राचीन भारत में जो इतिहास जो देखने को मिलता है उसको हमने कवर अप किया। तो एक बार हम इसको फिर से एक बार संक्षेप में एक बार गो थ्रू करते हैं, फिर देखते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा सबसे पहले कि भारत में यूनानी आए। यूनानी कैसे आए? यूनानी मकदूनिया देश में फिलिप नाम का राजा था जिसकी 329 BC में हत्या हो गई। फिर इसका बेटा जो था सिकंदर, उसने 20 वर्ष की उम्र में वो शासक बना और उसके गुरु अरसू थे। बचपन से ही महत्वाकांक्षी था, इसलिए इसने एशिया माइनर, जिसे तुर्की के नाम से जानते हैं, और ईरान पे कब्जा किया। और ईरान को होते हुए कब्जा करने के बाद वो भारत में आक्रमण करता है 326 BC में। फिर आक्रमण करने के बाद क्या किया, उसने काबुल घाटी और पश्चिमोत्तर के पहाड़ी क्षेत्र को जीता
और वह हिंदू कुश पर्वत को होते हुए भारत में घुसता है। फिर उसके सामने जो था तक्षशिला के जो राजकुमार थे अम्बी और एक और राजकुमार थे अभिसार, इन दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पर फिर वह पहुंचता है पंजाब में, जहां पे राजा थे पुरु या पोरस। इनकी लड़ाई होती है सिकंदर से, और उस लड़ाई को क्या जानते हैं हम, झेलम का युद्ध या हाइड्रोस्पीज का युद्ध से नाम से जानते हैं। वहाँ पे सिकंदर विजयी रहा था, पर उसने पोरस की बहादुरी को देखते हुए उनके जीते हुए जो साम्राज्य था उसको वापस कर दिया था। फिर सिकंदर की सेना ब्यास नदी के पास पहुंची, वहाँ पे उसकी सेना ने आगे प्रस्थान करने से मना कर दिया, और 19 माह रहने के बाद सितंबर 325 BC में जो सिकंदर की जो सेना थी वो सेना सहित वापस लौट गया। जाते वक्त तो 4 अलग अलग मार्गों से लौटा, जल मार्ग और जो ज़मीनी मार्ग है। उसमें से जाने से पहले उसने सेल्यूकस निकेटर को यहाँ का प्रधान बना के चला गया, और अपने मित्र जो इसका जो एक लेखक भी था निर्याकस ने जल सेना का नेतृत्व किया और सिकंदर ने थल सेना का नेतृत्व किया वापस जाते हुए। और 323 BC में जब वो बेबीलोन पहुंचा, वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य का विभाजन हुआ। भारत में भी 3 भागों में साम्राज्य बटा और यूनान में भी साम्राज्य 3 भागों में बटा गया। फिर हमने देखा उसके जाने के बाद क्या क्या, उसके आने और जाने से के बाद भारत में क्या क्या प्रभाव पड़े। चूँकि 4 अलग अलग मार्गों से बढ़े तो व्यापार और वाणिज्य के लिए नए नए मार्ग खुल गए। सिकंदर का जो आक्रमण हुआ इतिहास का पहला भरोसेमंद तारीख ने दिया। साथ ही साथ उसने 3 शहरों का निर्माण किया, निकैया, बुकेफाल और सिकंदरा के नाम से। फिर गंधार कला जो है वो विकसित हुआ। फिर इसके आक्रमण से एक ये भी देखने को मिला कि किस प्रकार जो आने वाले जो साम्राज्य बने, मौर्य वंश बने, उन्होंने जो पश्चिम उत्तर हिस्सा था उसको और अपनी ताकत से मजबूत किया, ताकि कोई भी फिर विदेशी आक्रमण देखने को भारत में ना मिले। तो इस प्रकार से हमने पूरा जो विदेशी आक्रमण है इसको कवर अप किया, इसको पूरा समाप्त किया। और अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य वंश की स्थापना के बारे में, और जो उसके पहले राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे।